नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति में एक भूचाल सी परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। राम मंदिर के अंदर दान चोरी ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन दुनिया की जिस आस्था से जुड़ी हुई बातें हैं या राम मंदिर का चढ़ावा चोरी, हमारे साथ किसान नेता रजनीत यादव जी जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और राजीव यादव जी समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं और उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। हम लोग चर्चा करेंगे कि राम मंदिर में आखिर यह चोरी हुई क्या आज नई बात है, यह आज ही चोरी हुई है या बहुत पुराना यह चोरी का खजाना लूटा जा रहा था, बहुत पहले से लूटा जा रहा था। लेकिन सवाल यहाँ यह उठता है कि एसआईटी की टीम गठित हुई और एसआईटी की टीम गठित होने के बाद इसमें अभी तक एफआईआर एसआईटी ने इस पर नहीं किया है। लखनऊ के बार एसोसिएशन की तरफ से वकीलों ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया और कराया अनिल मिश्रा, गोपाल राव और चंपत राव के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ छात्र बहुत परेशान हैं। छात्रों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार चल रहा है और जिस पर सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए। लेकिन किसानों का आंदोलन इसी के साथ शुरू हो गया गुजरात में, और संयुक्त किसान मोर्चा जिसके 503 किसान संगठन थे, 13 महीने तक किसान आंदोलित रहा। दिल्ली के अन्य अन्य बॉर्डरों पर पूरे देश के किसान थे। वह संयुक्त किसान मोर्चा भी फिर आंदोलन के लिए तैयार हो रहा है। तो उस आंदोलन से जुड़े और प्रमुख चेहरे जिन्हें कृषि को लेकर के और सरकार की उस रणनीति को लेकर के जो इस एमएसपी की मांग बहुत वर्षों से हो रही थी, 3 कृषि कानून के बारे में जानकारी थी, छात्रों के सपोर्ट में, और जो अमेरिकी ट्रेड डील हुआ है उसके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी रखने वाले रजनीत यादव जी हैं, जो किसान नेता हैं अच्छे और लोगों के लिए जो जीते हैं हमेशा और लोगों के सेवा में उपलब्ध रहते हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और राजीव जी हमारे, आपको मैं परिचय दिया है कि वह समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। रजनीत यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और राजीव यादव भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी आपका। मैं रजनीत यादव जी से ही शुरू करूंगा क्योंकि 13 महीने तक यह किसान आंदोलन में जुड़े रहे और हम लोग लगातार मिलते रहे। इनको भली बात मैं जानता भी हूँ, आपको भी जानता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन तो किसानों को लेकर के बहुत जानकारियां रजनीश भाई हमारे रखते हैं। रजनीत भाई, गुजरात से किसानों का आंदोलन शुरू हो गया आज, समस्या क्या है? देखिए, समस्या तो गिनाने लगेंगे तो समस्या पे समस्या ही है। मतलब सरकार के जो मुख्य काम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि का डेवलपमेंट, जीवन रक्षक आवश्यक वस्तु की आपूर्ति। इसमें कृषि को डेवलपमेंट अगर नहीं किया गया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो हमारे किसानों की दुर्दशा इतनी ज्यादा हो गई है। हमारे खाद में, माने सब्सिडी के नाम पे खाद में लूट मची है, बीज में लूट मची है, कृषि यंत्र की सब्सिडी के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए लूटा जा रहा है। इस प्रकार से मिला जुला करके शिक्षा में देखिए, अभी बच्चे जंतर मंतर पर धरना बैठे हुए हैं। वांचू ही एक वैज्ञानिक होकर उनको हड़ताल करना पड़ा है। कितने बच्चे हमारे मर रहे हैं। इसमें शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसी भी, अब समझ लीजिए कि अमीरों के बेटे तो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन आम जनता के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा एकदम बंद, शिक्षा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपसे बता दें कि इस समय सरकारी कॉलेजों हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, 7-7 महीने छुट्टी सिस्टम। शिक्षा कैसा हो गया कि 7-7 महीने लगातार छुट्टी पूरे हो जा रही है। पूरे विश्व में कहीं भी 7 महीने छुट्टी नहीं होती है। पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर, पूरे उत्तर प्रदेश में तो 7 महीने से इंटर और हाई स्कूल
बंद। अब समझ लीजिए हाँ। बच्चे फरवरी में 5 पेपर हाई स्कूल वाले और 6 पेपर इंटर वाले दे करके, 6 पेपर इंटरमीडिएट वाले और 5 पेपर हाँ। हाई स्कूल वाले दे करके घर बैठे हुए हैं। अभी जुलाई हम्म। महीना हुआ है, अब यही जाके आएंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ऐसा एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया कि इस 8 महीने में मात्र 5 दिन परीक्षा देने के लिए बच्चे गए, बाकी घर बैठे हुए हैं। तो ये सारा सिस्टम, हर साल सिलेबस चेंज कर देना, हर साल किताब बदल देना, और स्कूलों में मास्टर, आप मुझे बता दूं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे देश में। यूनिवर्सिटियों की हालत तो ये हो गई है कि वहाँ पे जो वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं, उनको अगर हाई हाँ। स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए तो हाई स्कूल के ज्यादातर वाइस चांसलर ऐसे हो चुके हैं कि हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते और वाइस चांसलर बन गए हैं। तो ऐसे हम्म। ऐसे एजुकेशन सिस्टम में, और रोज पेपर बच्चों का जानते हैं, पहले लड़के पढ़ते थे तो परीक्षा में उनका उत्साह रहता था, आप लोग भी पढ़े, हम लोग भी पढ़े। लेकिन आज की हम्म। डेट में बच्चों का उत्साह शिक्षा के प्रति गिरता चला जा रहा है। वो जान रहे हैं कि पेपर आएगा, पैसे वाले तो पेपर मोटी रकम ले करके लिख करके बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट पे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। जो आम जनता के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब इशूज को लेकर के अगर गुजरात में किसान आंदोलित है, तो वही इशूज उत्तर प्रदेश का है, वही इशूज पंजाब का है, वही इशूज लेकर के जंतर मंतर पे चल रहा है। पूरा देश इस समय आंदोलित है, किसान ही नहीं पूरे बच्चा बच्चा आंदोलित है। इसलिए सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और सिस्टम के लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपसे, हाँ रजनीत भाई, एक सवाल इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा और उसका जवाब मैं आप ही से चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है। आप तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, पूरा 13 महीना कुछ दिन आप गाजीपुर बॉर्डर पे थे। हम लोगों ने बहुत कवरेज दिया है, आप लोगों को भी कवरेज किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग 13 महीने तक आंदोलित थे, 750 किसानों ने शहीदगी दी थी, पहला आंदोलन ऐसा बना किसान का। यह जो बच्चे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं या अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह नीट पेपर लीक जो हुआ, 22 लाख बच्चे पेपर लीक के शिकार हुए, 18 लाख बच्चे सीबीएसई में पेपर गड़बड़ी होने की वजह से यह हैं। इनके आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आंदोलन को यह करे कि सरकार झुके? क्योंकि आप लोग पहले ऐसे आंदोलन किए, किसानों का आंदोलन हुआ जो मोदी सरकार घुटनों के बल आई, पहला आंदोलन ऐसा हुआ जो वापस लेना पड़ा। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या बच्चों को क्या करना चाहिए, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, जो वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, हमें वहाँ के आंदोलनकारियों से, तो भाई के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम तो सलाह नहीं दे सकते, लेकिन मैं चाहूंगा कि जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है, आप लोगों को संयम से काम लेना होगा। और कोई भी आंदोलन बलिदान त्याग मांगता है, और बहुत सही चरणबद्ध तरीके से इसको आंदोलन, बहुत लोग इसमें उकसाने का प्रयास करेंगे, आतंकवादी घोषित करेंगे कि फला जगह से फंडिंग हो रही है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो मीडिया होती है, जो बड़ी बड़ी कारपोरेट प्रोजेक्टर मीडिया है, बड़ी बड़ी सरकार जो फंडिंग करती है, वो सरकार वही दिखाने का प्रयास करेगी कि जो उसके हित में रहेगी। और जो इसको आप लोग हैं कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचा देते हैं, तो ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि ताकि हमें बदनाम, इन लोगों को बदनाम किया जाए। तो घबराने की जरूरत है, पूरा देश आपके साथ है। और दूसरी बात है, जो सोनम वांगचुक जी जो आज से बैठे हुए हैं, मैं तो दिल से सलूट करता हूं कि आप जैसा व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति होकर के भूख हड़ताल पे आपको बैठना पड़ा। और ईश्वर न करे कि आपको ऐसा हो, अभी बड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, अगर हमारे इन बहादुर साथियों को, नौजवानों को, वांगचुक को अगर कुछ होता है,
तो ये समझ लीजिए कि बहुत शर्मनाक की बात है और अंग्रेजों से भी क्रूरता की बात आएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या बात है, आप जानते हैं सिस्टम को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जनता मालिक है, लोग मालिक नहीं, इनको व्यवस्था देने दिया गया। जब भाई तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं समझ रहे, शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन की, तुम इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को जब ये नहीं समझ पा रहा है सिस्टम कैसे चलेगा, पब्लिक को हक है उनसे रिजाइन मांगे। उनको पब्लिक ने चुना है तो पब्लिक का काम करने के लिए चुना है, कि वहां बैठ करके खाली गुफा मारने के लिए तो चुना नहीं है भाई। तो हमारा कहने का मकसद है कि धर्मेंद्र प्रधान ही क्या, पूरे सिस्टम को ठीक करने की पावर आप जनता का। अभी राम मनोहर लोहिया जी का आप वक्तव्य सुने होंगे, उन्होंने कहा जिस दिन सड़कें खामोश हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। तो हमें पब्लिक को पूरा हक है कि वो सड़क पे उठ करके, चाहे एमपी हमारा चोर है, चाहे हमारा एमएलए चोर है, चाहे हमारा डीएम चोर है, चाहे जो भी चोर है, चाहे 1 लाख का मामूली चोर है, या तो हमारे घर का मुखिया ही क्यों न चोर है, तो एक परिवार के सदस्यों को उसका विरोध करने का फंडामेंटल राइट है। हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की धारा 14 से लेकर 32 तक के हमें 5 मौलिक अधिकार मिला है। उसमें स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध हमें स्पष्ट मान्यता देता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, यहाँ तक कि जज मुंसफ कोई भी हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जो भी हो, अगर वो कोई आदेश जारी करता है और हमें पसंद नहीं है, उसके खिलाफ बोल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कोर्टों में अपील कर सकते हैं। ये सब हमें फंडामेंटल राइट है। आम पब्लिक को, पब्लिक मालिक है, मालिक नौकर थोड़ी नहीं है कि आप जो कहें तो वो करेंगे। पब्लिक आपको जो आदेश दे रही है उसको मान लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि भगवान दे कि धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, अगर आपको तो खुद है बिना पब्लिक को कहे उनको रिजाइन दे लेना चाहिए था कि भैया आपके पास शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही है, आप इस्तीफा दो। अगर नहीं मांग रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में पूरे प्रधानमंत्री सहित पूरे कैबिनेट का हाथ है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कोई नीति बनती है तो अकेले कोई बना लेगा। इसमें तो प्रधानमंत्री जी की भी शिक्षा नीति में है कि अब बताओ, रोज रोजगार मेला लगा रहे हैं, कंपनियों को बुला करके, और रोज परीक्षाएं करा रहे हैं। पता चले 2 साल 3 साल उनका रिजल्ट नहीं घोषित कर रहे हैं। लड़के इलाहाबाद, लखनऊ, कोटा, बड़े बड़े महानगरों, दिल्ली, कहाँ कहाँ बेचारे जा करके खून पसीना एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई करने के बाद जब उनको परीक्षा देना पड़ रहा है तो पहली बात तो बड़े बड़े मोटी रकम दे के बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वाले अपना पेपर आउट कर ले रहे हैं। और इसके बाद जो बच्चे बेचारे जो तेज लड़के हैं, पढ़ लिख करके आंसू गिराते हुए घर आ जा रहे हैं, वो भी कुत्ता घर के न खाता। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार ही कर रही है, इसका मतलब यह मान लिया जाए। तो इसमें देखिए हमारा कहने का मतलब, चाहे सरकार हो, चाहे जो भी हो, सरकार जो भी बनती है उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है वो इसमें आ जाए और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करे। हमारा कहने का मकसद है कि एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिस कॉलेज में चाहे डीएम का लड़का हो, चाहे एसपी का लड़का हो, चाहे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, उसी स्कूल में अगर रिक्शा चालक का बेटा पढ़ रहा है तब समझ लीजिए मालूम से ये कहा जाएगा कि यहाँ सामाजिक न्याय है। ये थोड़ी नहीं है कि आपके बेटे लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, जापान पढ़े और हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल में भी न पढ़ पाए, हमारे बच्चे जो है कि स्कूल में जाए तो हम मास्टरे नहीं, और ऐसे ऐसे लोगों को आप, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, आप ही से मैं यह जान लेना चाहूंगा, क्या समस्या का यह समाधान, इससे समाधान निकलेगा? जो बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं उससे समाधान निकलेगा क्या? उससे तो समाधान नहीं निकलेगा। एक बात बता दें, समाधान तो निकालने के लिए पब्लिक और गवर्नमेंट को बहुत संवेदनशील बनना पड़ेगा। आपका सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया जाए और उससे कहा जाए कि आप ऑपरेशन कर दो, और वो ऑपरेशन कर नहीं पा रहा है, खाली जिसको चिढ़ रहा है मर जा रहे हैं, तो क्या हम कहेंगे कि आप ही बैठे रहो? जब धर्मेंद्र प्रधान की बस की बात, एक भी परीक्षा सफल नहीं करा पाना है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद उन्होंने कर दिया, तो अब हम कितना सहे? पहले तो उनको हटाओ, कचड़ों को साफ करो पहले, उसके बाद कम से कम जो नया आवे उसको भी हम ठीक करने के लिए हमारी व्यवस्था हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए। देखो, उनको तो हम लोगों ने हटाया,
लेकिन तुम्हारे लिए हाँ हमारी डिमांड और कुछ बड़ी हो सकती है। तो हाँ। गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमें जिस पद पे जिसको दिया जा रहा है कम से कम योग्य व्यक्तियों को दिया जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो राजनाथ सिंह का जवाब आया कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो इसका सलूशन कैसे निकलेगा? सलूशन तो बच्चे इसी तरह करते रहेंगे धरना प्रदर्शन, ये तो और उनको रात को 12 बजे जाके जंतर मंतर पर लाठी मारा जा रहा है। ये तो अहंकार की बात है। हाँ। और अहंकार में बोला गया शब्द लोकतंत्र में कहीं से भी जायज नहीं है। अगर माननीय रक्षा मंत्री जी से ये कहा कि इस्तीफा नहीं होता है तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इस्तीफा नहीं होता। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर राजनाथ सिंह के विषय में अगर उनके भी बस बात अगर रक्षा मंत्रालय नहीं संभलेगी तो पब्लिक उनसे भी इस्तीफा मांग सकती हो। कौन बहुत बड़ी बात है भाई, उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। हाँ, यही आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नीट के 22 लाख बच्चे का भविष्य खराब हुआ, री एग्जाम हुआ, उसमें भी गड़बड़ियां हुई। उसके बाद में सीबीएसई को लेकर के गड़बड़ियां चली, उसमें गड़बड़ी हुई। इस शिक्षा को एक इनकम का जरिया बना लिया है सरकार ने, जैसे ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की बातें भी खुल करके आ रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अभी धरना प्रदर्शन बच्चों का चल रहा है, इसी बीच राजस्थान और महाराष्ट्र में पेपर लीक फिर हो गया। तो सरकार क्या इस पर काबू नहीं पा रही है, या सरकार फेल है, या सरकार ही यह सब कुछ करवा रही है? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार जो है इसमें पूर्ण रूप से हम फेल मानेंगे। और इसमें जो है ना, पेपर लीक में चाहे जितने भी नेक्सस हैं और जितने भी शिक्षा माफिया हैं, इन सब से सरकार को चंदा जाता है और सरकार के सह पे ही ये पेपर लीक हो रहा है। किसी के इस्तीफे से इस पे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब मैं बहुत क्लियर कर दूं, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कोचिंग सेंटर से सरकार को कमीशन जाता है, चंदा जा रहा है, उसके बदले कोचिंग सेंटर वाले अपना सेटिंग कर रहे हैं पेपर लीक का। देखिए, अगर ये सरकार चाहती नीट का पेपर सीबीटी मोड में करा सकती थी, लेकिन नहीं। इनको जो है पैसा चाहिए, और पैसा ये बड़े बड़े नेक्सस सेंटर वाले जो है सह पे ही चल रहा है। और जो है सरकार इसमें पूर्ण रूप से नाकाम है, इसको करने रोकने में। और सरकार नहीं चाहती कि ये जो है कोचिंग संस्थान है, बड़े बड़े इनके धन्ना सेठों के हैं, बिजनेस माफियाओं के हैं, और शिक्षा को इन लोगों ने जो है माफियागिरी में और व्यापार की वस्तु बना दी। इस वजह से आपके पास आना चाहूंगा। एक आप उत्तर प्रदेश से ही आते भी हैं, आजमगढ़ एक ऐसे जिले से आते हैं उत्तर प्रदेश की जो बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर को लेकर के जो यह दान पेटी से चोरी हुई है, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और चुनाव भी आने वाला है, चुनाव हो या ना हो, सरकारें किसी की भी बने, कोई भी जीते कोई भी हारे, यह बात अलग है। लेकिन राम मंदिर तो आम लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ आस्था का विषय रहा, तो क्या उसमें भी चोरियां हो जाती है? ऐसी कभी आपने कल्पना की थी? अच्छा बताए, कहाँ नहीं चोरी हो रही है इस मरे के सिस्टम में? जब रिजर्व बैंक से डकैती हो जा रही, सोने चोरी हो जा रहे थे, जहाँ पर की फौज लगी हुई है, सारी व्यवस्था है, यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कहा गया है कि जो लेने वाला है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, धीरे धीरे इधर से आ रहा है उधर से निकल रहा है, आप देख ही रहे सब। तो ये सब तो बहुत बड़ी बात तो है, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। कितनी चोरियां हो रही है, कब से चोरियां हो रही है, रुक नहीं रही है। ये तो बहुत बड़ा हमारी आस्था, बताइए, राम मंदिर जी, भगवान राम का मंदिर है। हम लोग पूरा देश के लोग वहाँ जाते हैं बड़ी आस्था के साथ कि चलो हम अपने मंदिर में आए थे, हमारे पास जो भी है धन दौलत है, कम से कम वहाँ चढ़ाएंगे तो उनके जो लोग आएंगे उनकी सेवा में लगाया जाएगा, उनके खान खर्च पे लगाया जाएगा, उनके नहीं।
रजनीश भाई, मैं आपसे बड़ी गंभीर रूप से, क्योंकि आप बहुत एक गंभीर व्यक्ति हैं और आपकी नज़र हर तरफ रहती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत विश्वास के साथ में आपसे यह जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप आस्था से भी जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हैं और समाज को लेकर के 13 महीने तक मैं गवाह हूँ, आपको बॉर्डर पे मैंने देखा है। 48 डिग्री सेल्सियस में भी और बारिश में भी भीगते हुए हमने देखा है आप लोगों को। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि चोरी तो हर जगह होती है, ठीक है, मान रहे हैं चोरियां हर जगह होती हैं, लेकिन जो हिंदू का ठेकेदार बन रहा है आरएसएस और भाजपा, यह 80-20 की बात, योगी आदित्यनाथ का ऑन रिकॉर्ड यह बयान है, 80-20 का राजनीति करते हैं, तो 80 के हाथ में तो था राम मंदिर पूरी कमेटी में है जो आरएसएस और भाजपा वाले उसमें भरे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय, यह तीनों आरएसएस के हैं और मुख्य रूप से यही थे। और हिंदुत्व का जिसका यह ढोंग पाखंड कर रहे हैं, वही अगर उसमें चोरी कर रहे हैं, यही चोरी में इन्हीं का हाथ मिल रहा है, तो एक सवाल तो खड़ा होगा, लोगों के अंदर यह भावना तो आएगी, जो हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे थे वही चोरी कर रहे हैं राम मंदिर, और कहीं नहीं मिला चोरी करने के लिए। सरकार में भी बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार का सवाल और उस सवाल में, मंदिर वाले सवाल में तो बहुत नियम है। हमें अच्छी तरह से याद है रजनीश भाई, हमारे घर से भी ईंट गया था, चंदा गया था, उस समय लोग क्या ना असूल रहे थे राम मंदिर के, कहा जाता था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। जो कसम खा रहे थे वही मंदिर का दान छुड़ा रहे, तो एक चिंता का विषय है ना यह, कि ये जो मंदिर को नहीं छोड़ रहा है, मंदिर को चोरी कर रहा है, वह बाकी कितना चोरी करता होगा, देश के साथ देश को कितना गुमराह कर रहा है, यह एक सवाल है या नहीं है, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर रखवाली के लिए दिया जाए, भाई आप रखवाली करो, और अगर वही चोरी करने लगे तो फिर दिक्कत तो आती है। और दूसरी बात है कि जो आपने आरएसएस या बीजेपी या पार्टी विशेष का नाम ले रहे हैं हिंदुत्व की ठेकेदारी का, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और किसी को ठेकेदारी लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। हमारे पूरे विश्व में बहुत जगह पर हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हो, सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई है। तो हमारे हिंदुओं की भी आस्थाएं हैं पूरे देश में, और उनकी जो ईश्वर के जो उनके हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, अष्टादश पुराणेश व्यासस वचनम द्वयम परोपकारस पुण्यम पर पीडनम पापाय। हमारे 18 पुराण में, वेद में, सब में बस दो ही बात तो लिखी हुई है कि परोपकार करने से पुण्य मिलेगा और किसी को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलेगा। हम तो हमारी आस्था है इससे, लेकिन अगर उस आस्था में कोई कहे नहीं ये भगवान तो हमारे ही है, भला भगवान तो आपके, भला भगवान आपके है, ये भगवान में जो बंटवारा करने की जो परंपरा अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये गलत है। भगवान सबके हैं, भगवान बांटा नहीं जा सकता। और इसमें अगर जो भी हमारे भक्त हैं, चाहे वो राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, किसी दुर्गा मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, अगर आस्था के साथ चढ़ावा कर रहे हैं तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता की, अगर जनता के भगवान हमारे हैं तो भगवान के बच्चे हम हैं, तो उन्हीं में फिर ठंड बच्चों की सेवा करने में लगाने के लिए लोग होते बड़ी श्रद्धा के साथ। और अगर टकार करके फॉर्चूनर से चले, हेलीकॉप्टर से चले, उसका उपयोग करे, बहुत